कर्नाटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बीमा बिल पर बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक, विपक्ष में भी बिखराव, सरकार फिर बुलाएगी बैठक। बड़ा सवाल, बीमा बिल पर आखिर क्यों है मतभेद। और भारतीय प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से मोदी में हुआ नेपाल, बड़ा सवाल, कितने बदलेंगे भारत नेपाल के रिश्ते। सबसे पहले बात करते हैं बीमा क्षेत्र में लेके सरकार बदलाव के तरफ। इंश्योरेंस बिल सरकार सीधे सीधे उनके एजेंडे पे है, लेकिन इस बिल को लेके जो सर्वदलीय बैठक हुई, इस बैठक के बाद साफ साफ दिखा कि वहाँ पे विपक्ष और सत्ता के पक्ष आमने सामने हैं। लेकिन विपक्ष में भी यूपीए के घटक दल एनसीपी ने इस बिल का समर्थन किया है, बीजेडी ने समर्थन किया है। बहुत सारे अलग अलग राय है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं इंश्योरेंस बिल पे ये राजनीतिक राय क्या है, शरद यादव क्या कह रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। पूरे एलआईसी के और पूरे इंश्योरेंस वाले लोग आज बड़े पैमाने पर हड़ताल पर हैं। सरकार को उनसे भी बात करना चाहिए और सेलेक्ट कमेटी में पहुंचाने से कोई ऐसा नहीं है 2-3 महीने के लिए टाइम लिमिट बना लगा दो। कह रहे हैं सेलेक्ट कमेटी के लिए। राम गोपाल जी क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी आपको हम दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी इंश्योरेंस बिल के मौजूदा स्वरूप के खिलाफ है। अगर इसमें सरकार परिवर्तन नहीं करेगी तो हम सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करेंगे। किस तरह के बदलाव के आप लोग बदलाव चाहते हैं सर? हम 49% जो करना चाहते हैं उसके खिलाफ। और बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता मायावती जी क्या कह रही हैं? ये जो इंश्योरेंस बिल है तो हमारी पार्टी की ये राय है कि इस बिल को संसद में लाने से पहले या संसद के दोनों सदन में लाने से पहले तो इस पर आम राय बननी चाहिए। और आप लोगों को मालूम है कि इस बिल पर अभी तक आम राय नहीं बनी है, तो हमारी पार्टी ये चाहती है कि इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। और टीएमसी की तरफ से डायरेक्टर साहब ने क्या कहा, वो भी आपको हम दिखाते हैं। कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, जेडीयू, आरजेडी, even the left have the numbers in Rajya Sabha. So as of now, the bill may go to a select committee. But Trinamool Congress now in monsoon session, even in winter session, our stand will be the same. We are opposed to FDI in insurance. विरोध करते हैं एफडीआई का इंश्योरेंस सेक्टर में। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साफ शब्दों में कह दिया गया है। रेणुका चौधरी कांग्रेस की तरफ से क्या कह रही हैं, वो भी आप सुन लें। एक परंपरा रही है पार्लियामेंट की और जायज़ है जो हम कह रहे हैं कि हम अकेले नहीं कह रहे हैं, बाकी सब भी बहुत सारे मेंबर्स जो हाउस के हैं अलग विविध पार्टीज के, वो सब भी यही कह रहे हैं। तो इसमें सुनने में क्या तकलीफ है सरकार को, सिवाय ये कि वो जिद पे हैं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा बल चलेगी। हम हमेशा ही लोगों के हित में लड़ चुके हैं और लोगों के लिए हम कर रहे हैं। जो सैकड़ों लोग जो देश के भविष्य के ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं, इनकी समस्या है। और ग्राम स्थाई पे जो लोग पढ़ लिख के यहाँ पहुंच। और रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से इंश्योरेंस बिल पे क्या कह रहे हैं, वो आप देखें। Indian National Congress has always been pro-investment, but it has always spoken about inclusive growth with investment. And if the interests of lakhs of people involved in the insurance sector is going to be jeopardized, then necessary balancing has to be done. And there is no final no or yes, consultations are still on. We do stand committed to provide constructive support in national interest on all issues to the BJP government. तो ना तो इस वक्त हाँ कह रहे हैं इस बिल को और ना ही ना कह रहे हैं।
हालांकि बीजेपी के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ये वही बिल है जिसे यूपीए लाने का लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उसमें 11 संशोधन किए गए हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। लेकिन एनसीपी के नेता ने बीजेपी एनडीए के इस बिल का समर्थन क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल, वो आप देखें। इंश्योरेंस बिल जो वर्तमान लाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वह हमारे यूपीए के सरकार के वक्त का ही बिल है। 2008 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, स्टैंडिंग कमेटी होते हुए फिर संसद पहुंचा है और इस बिल को हमें पारित करना है। एनसीपी पूरी तरह से इस बिल का समर्थन करती है। एनसीपी ये भी चाहती है कि इंश्योरेंस सेक्टर में सुधार होने चाहिए। कुछ मामूली उसमें कुछ बदलाव जो हुए हैं उसके बारे में कांग्रेस ने जरूर कुछ आपत्ति उठाई। सरकार ने उसको मान लिया है कि उसके बारे में आप चर्चा कीजिए, 2 दिन के भीतर या 3 दिन में आप हमारे पास इसके बारे में जो भी बदलाव चाहते हैं प्रस्ताव दीजिए, हम उसको सुधार करने के लिए तैयार है। अब अगर जब तात्विक तौर पर कोई हमारे ही बिल का हम विरोध करे, ये हमको उचित नहीं। ये एनसीपी का स्टैंड है, वो कह रहे हैं हमारे ही बिल का हम विरोध करें, ये उचित नहीं है। यानी बात बहुत साफ है कि जो बिल है उसमें बुनियादी तौर पे अगर देखें तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं है। अगर मतभेद है तो वो सिर्फ सियासी कारणों से मतभेद है, उसके सियासी कारण हो सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। My only plea to opposition parties is, please let us discuss, debate and then decide in this session itself. That has been my plea. They said, and we asked them what are your specific objections or concerns. They said they will discuss among themselves and again discuss with us. We will discuss it. And I am confident that we will be able to evolve a broad consensus. Certain parties, for example, left have taken a principled stand that they are against FDI in any sector. So that is clear. But Congress party wanted FDI. They proposed FDI. They brought this bill. Then both of BJP and Congress party are on a same wavelength on this issue. And if there are apprehensions, we are ready to address them. Let us see, in a day or two, I think some solution will be found to this. ये है सियासी दलों की और सरकार की जो राय है एफडीआई को लेकर के, इंश्योरेंस बिल को पास करवाने को लेके, ये आपके सामने है। हमारे साथ सुनील चोपड़ा हैं, सीपीएम के वरिष्ठ नेता हैं, रमेश चंद्र रत्न जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ तत्काल हमारे सहयोगी है इरफान। सबसे पहले सुनील चोपड़ा साहब जी, इस बिल को लेके खास करके लेफ्ट बिल्कुल विरोध कर रही है, हालांकि तृणमूल भी है, संपूर्ण रूप से विरोध लेफ्ट के साथ। वो लगता है मुझे शायद वो तृणमूल की मजबूरी है पश्चिम बंगाल की, लेकिन जो भी हो फिलहाल उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उस बिल का विरोध करेंगे। आखिर विरोध करने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण है कि ये एक ऐसा देश है जिसकी बहुमत जनता बहुत गरीब है और जहां पर इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो सिर्फ नफेखोरी और व्यक्तिगत स्वामित्व पे आधारित नहीं हो सकता। वहां पर ये साफ है कि प्राइवेट कंपनीज फेल हो जाती हैं। आपने अभी किंगफिशर का देखा है, किस तरह फेल हुआ, किस तरह लोगों ने आत्महत्याएं की, जो बेचारे काम कर रहे थे, जिनको तनख्वाह नहीं मिली। आपके पास कोई ऐसी कानूनन व्यवस्था नहीं है जो कि ऐसे व्यक्तिगत जो कंपनीज हैं उनसे लोगों को बचा सके। जी। दूसरी चीज है कि जो इतिहास रहा है एफडीआई का, हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बातें की जाती थी कि इतना एफडीआई आएगा, इतना आएगा, आया नहीं। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो तो आज मंदी के दौर में वो तो बार्गेन्स ढूंढ रहे हैं, और हिंदुस्तान जिसकी अधिकतर जनता कुपोषित है वो कहां से बार्गेन देगी? दो बातें हैं
आप कई जो मेरा सवाल है कि बीमा क्षेत्र में जो इंश्योरेंस बिल है, इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको आप सीधा सीधा किन कारणों से विरोध कर रहे हैं, ये बताएं। विरोध करने के गरीबी है, भुखमरी है, एक तो जितना परसेंटेज है एफडीआई का जी, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतनी ताकत अगर बाहर के पैसे की हो जाएगी तो आपके देश की कंपनियां 49% तक, उसमें 51% जो है वो हिंदुस्तान 49 और 51 में कोई फर्क नहीं होता। जब ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल 20% से ज्यादा कोई आके ले ले तो वो वहां से स्क्रू चलाना शुरू कर देता है। और अगर आपने देखना है तो कितनी कंपनीज हैं जहां पर थोड़ा थोड़ा पैसा आया, मारुति को देख लीजिए। नहीं, मेरा सवाल, और आप परिस्थिति को देखते हुए, और दूसरी चीज है, हमने अभी देखा है ये जो किस तरह कंपनीज फेल होती हैं, प्राइवेट कंपनीज। एलआईसी की दो बड़े भारी काम हैं। एक कि हिंदुस्तान के विकास में एलआईसी का बहुत निवेश है, तो वो निवेश फिर कहां जाएगा? मेरा सवाल है, आप जो विरोध कर रहे हैं, हाँ, विरोध करने के स्पेसिफिक कारण होंगे या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं? नहीं, 3 कारण तो मैंने आपको बता दिए। इस 3 आप कह रहे हैं निजी कंपनियां फेल हो रही है, हाँ, निजी कंपनियां बहुत बेहतर भी कर रही हैं, दोनों स्थितियां हैं। बहुत बेहतर आजकल कम ही कर रही हैं। आप दूसरा कह रहे हैं फॉरेन जो ओनरशिप की आप बात कर रहे हैं 49%, वो कंट्रोल में, वो कंट्रोल इंडियन के पास रहेगा। आपको मालूम है फॉरेन बैंक्स के ऊपर कितना टैक्स? चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंश्योरेंस बिल को लेके विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दल। सरकार इसके पक्ष में है। आपने तमाम राजनेताओं के, जो अलग अलग राजनीतिक दलों के जो बयान है, जो पक्ष है, जो उनका स्टैंड है, वो आपने सुना। हमारे साथ 2 नए मेहमान हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर एस के दत्ता साहब हैं। इस बात को खास करके विषय पे उनका विशेष रूप से उनकी पकड़ है। सबसे पहले दत्ता साहब आपके पास ही आते हैं। आपने सुनील चोपड़ा जी को साइड सुना होगा, वो कह रहे हैं एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे रोजगार घट जाएंगे। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इसमें फॉरेन कंपनी का स्वामित्व जो है वो बढ़ जाएगा। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, वो कौन सी महत्वपूर्ण बात? ग्रामीण इन्वेस्टमेंट, सोशल सेक्टर में जो एलआईसी का इन्वेस्टमेंट। हाँ। आपको लगता है कि ये तमाम कारण है, उचित कारण है जिसके कारण की इंश्योरेंस बिल का विरोध किया जाए? मैं समझता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी विरोध के लिए हमारे देश में मशहूर है। विरोध करना उनका खानदानी एक हॉबी है और ये हॉबी और परंपरा को बहुत बेहतरीन वे में आज़ादी के बाद से लेके अभी तक निभा रहे हैं। तो पॉलिटिकल विरोध के लिए किसी भी चीज़ का विरोध करना मैं मानता हूं कि उचित नहीं होता है। खास करके आर्थिक चीज़ों को लेके मैंने हमेशा कहा है कि जब आर्थिक चीज़ों की जहां बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, किस चीज़ वो नेशनल इंटरेस्ट की ही बात कर रहे हैं जी, उसी पे मैं आ रहा हूँ कि उस चीज़ पे पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत आवश्यक है। हाँ, ये ज़रूर है कि 49% एफडीआई को लेके कुछ चीज़ों को लेके चिंता बेशक हो सकती है। उन सब चिंताओं को कैसे दूर किया जाए, उन सब चिंताओं को कैसे हैंडल किया जाए, वो महत्वपूर्ण होता है। डिपेंड करता है कि अल्टीमेटली जब ये संसद में ये पूरा बिल आए और अमेंडमेंट्स जब हो, उन सब चिंताओं को अगर इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसके बाद अगर पेश होता है, तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी औपचारिक रूप से विरोध की आवश्यकता है। मैं आपको सिर्फ जहां बुनियादी चीजें, मैं आपको दत्ता साहब एक 2-3 और मेरे पॉइंट्स हैं। जो एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि अभी इस वक्त भारतीय बीमा बाजार में जीवन बीमा निगम का हिस्सा जो है वो 2/3 है लगभग, और सीधा सीधा इसको माना जा रहा है कि इस पहल से, सरकार के इस इंश्योरेंस बिल से जो देसी बीमा कंपनियां हैं वो कमज़ोर होंगी। बिल्कुल। और उसका सीधा असर, जो बात कह रहे थे सुनील चोपड़ा साहब की, सोशल सेक्टर में उनका कंट्रीब्यूशन है,
वो चीज़ें जो है गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। एक बात है, विदेशी पूंजी निवेश से सरकारी कंपनियों जो बिना बीमा कंपनियां हैं उनको नुकसान होगा, ये बात दूसरी बात है, मजदूर कह रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये मंजूरी मिलती है तो जो निवेशक का हित है उसके साथ गंभीर समझौता करने के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप देखें, तीनों बहुत ही गंभीर मसला है। ये विरोध के लिए विरोध मानते हैं या इसको आप गंभीर नहीं मानते? नहीं, जैसे मैंने कहा है कि कुछ सेंसिटिविटीज़ हैं बेशक इंश्योरेंस सेक्टर को खोलने से, और उन सब चीज़ों पे जहाँ जहाँ सेंसिटिविटीज़ है उसको कैसे हैंडल किया जाता है और उसको किस हिसाब से एड्रेस किया जाता है वो महत्वपूर्ण है। ओवरऑल बुनियादी आधार पे अगर देखा जाए इंश्योरेंस सेक्टर पे, चाहे किसी भी मुल्क का आप उठा के देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे विदेशी पूंजी आया है वहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है, बाकायदा फ़ायदा हुआ है। जहाँ बात आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर एफडीआई अगर आती है, नेचुरल है कि एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ता है, और निवेश जब होता है ऑब्वियसली है कि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट घटता नहीं है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और इसका पुख्ता सबूत कई सारे रिपोर्ट्स हैं संयुक्त राष्ट्र के, आपके वर्ल्ड बैंक पे भी काफ़ी सारे रिपोर्ट्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भी रिपोर्ट्स हैं, और भारत सरकार की भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं जहाँ पे ये बाकायदा साबित हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेशक हुआ है जिन जिन सेक्टर्स में निवेश किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर्स क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है, तो उस पर निवेश होने से पहले गंभीरतापूर्ण राष्ट्रीय लेवल पे बहस होने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि जहां, क्योंकि ये इंडिविजुअल ये कह रहे हैं कि कई सारे इसमें गंभीर पहलू हैं जिसपे व्यापक चर्चा होने की आवश्यकता है। और दो तीन दिलीप जी जो 2-3 पहलू 2 महीने मैं आपके पास आता हूं दत्ता साहब, जरा अवधेश जी से एक प्रतिक्रिया लें कि सरकार 2 महीने में जो सबसे अहम अगर देखें इंश्योरेंस बिल को लेके आई है, और विपक्ष खास करके बीजेपी के नेता सरकार में जो बैठे हैं वो कह चुके हैं कि इसमें बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, कुल 11 संशोधन करके सरकार जो है इस बिल को, जो यूपीए का बिल था उसको लेके आई है। और आज ये भी कहा है कि अगर कुछ उसमें सुझाव हो, प्रस्ताव हो तो उसको भी हम देखने के लिए, समझने के लिए, बदलने के लिए तैयार है। तो सवाल है कि ये जो इस वक्त बिल आया है जिसमें यूपीए और एनडीए में बहुत अंतर नहीं दिख रहा है इस बिल को लेकर, तो फिर ये विरोध क्यों? ऐसा है दिलीप जी कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर उसके संघ परिवार के अंदर किसी चीज को लेकर विद्रोह हुआ था या विरोध 1998 में, तो बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर ही जब 26% का प्रस्ताव वाजपेयी सरकार ने लाया था, और उस समय भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक थे दत्तोपंत ठेंगड़ी सड़क पर उतरे थे, और हम सब लोग भी सड़क पर आए थे कि इसका विरोध हम लोगों ने किया था जी। यद्यपि वो लागू हुआ और उसके परिणाम हमारे सामने है। अब यहां जो समस्या है जो चोपड़ा और जी और बाकी कर रहे हैं, देखिए आप मार्केट इकोनॉमी को अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए, विकास को गति देने के लिए इस प्रकार के कदम अपरिहार्य हैं। 2 ही रास्ते आपके पास हैं, या तो आप मार्केट इकोनॉमी के पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ दीजिए या फिर उसमें रहिए। तो हमारा देश बीच का रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता नहीं है। अगर हम मार्केट इकोनॉमी की ओर बढ़ चुके हैं तो हमारे पास अब पीछे हटने का कोई उपाय नहीं है जी। इसलिए बीमा क्षेत्र में अब इस समय क्या है कि मार्केट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बैंक और बीमा ये 2 ही क्षेत्र हैं जो कि वित्त पोषण करते हैं मूलतः। पेंशन फंड भी है, बीमा, पेंशन और ये बैंक्स को। इसलिए भारत में अभी तक देखिए 42 में से 13 बीमा कंपनियां जो हैं वो बैंकों की हैं, वो अभी बहुत लाभ में नहीं है, उनकी हालत बहुत खराब है जी। तो जो रिपोर्ट है सरकार के पास कि हमको 61,200 करोड़ रुपया अगले 5 साल में बीमा कंपनियों, बीमा क्षेत्र में जरूरत पड़ेगी जी। जो हम नहीं कर सकते हैं। इससे 30,000 करोड़ रुपया आएगा और वो फंड जो है हम बाकी विकास के काम में लगा सकेंगे, ये सरकार का मानना है जी। और अभी दुनिया में भी हुआ है, लेकिन इसके खतरे भयावह है। इसके खतरे इतने भयावह हैं कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं आपके पास, कल ही अरुण जेटली का एक बयान है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को अभी फिर से खड़ा करने के लिए जो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है 2,40,000 करोड़ रुपया हमको देना पड़ेगा। तो वो भी एक परिणाम आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पास विरोध का उचित आधार नहीं है। ये वैसे ही है जैसे सीपीएम और सीपीआई उद्योग तो चाहती है कि उद्योग लगे, लेकिन जमीन के लेने का और अधिग्रहण करने का लोग विरोध करते हैं।
तो जमीन आकाश में नहीं लगेगी। या तो आप औद्योगिकरण को स्वीकार करिए या औद्योगिकरण को छोड़ दीजिए, दो रास्ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के और मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक पॉलिसी में अंतर इतना ही है कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी कुप्रबंधन का शिकार थी, हिम्मत के साथ वो स्टेप नहीं उठा रहे थे, उसमें भ्रष्टाचार थी, बेईमानी था, पॉलिटिकल लीडरशिप की समझ की कमी थी। बीजेपी के अंदर जो अंतर आएगा वो बेसिक पॉलिसी में अंतर नहीं आएगा, वे निर्णय करेंगे, इसमें भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश होगी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, इतना ही अंतर है। इसलिए बीमा क्षेत्र में मेरी निजी राय ली जाए तो हम तो विदेशी निवेश के विरुद्ध हैं, लेकिन हमको मार्केट इकोनॉमी में अगर अब आगे बढ़ाना है देश को तो हमारे पास इसके अलावा इस समय कोई चारा नहीं। चलिए, बीजेपी की तरफ से रमेश, कुल मिलाकर के आपने तमाम राजनीतिक राय भी और हमारे जो साथ में बैठे अवधेश जी भी हैं और आप दत्ता साहब को सुन चुके हैं कि क्या है उनकी राय। बहुत जाहिर है सुनील चोपड़ा साहब जो कह रहे हैं वो भी कंसर्न्स हैं। आपको क्या लगता है कि तमाम चीज़ों को अनदेखी करके बीजेपी की सरकार ये बिल ला रही है, एनडीए की सरकार बिल ला रही है? पहले तो ये कि बीजेपी की सरकार अनदेखी बिल की नहीं, बल्कि ये बिल तो यूपीए का है और इसमें जहाँ तक जो अभी प्रफुल्ल कुमार पटेल जी को और शरद जी को सुना, लेकिन इसके प्रतिफल में जो वेंकैया नायडू जी ने स्पष्ट कहा कि फर्स्ट डिस्कस, डिबेट, आफ्टर दैट डिसाइड। तो अब वो बहुत आश्चर्य की बात है कि सर्वदलीय बैठक भी, वो सर्वदलीय बैठक का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो आपने जो ये बिल है, बिल में जो भी कुछ चेंजेस करने हैं या जो भी उसके भविष्यगामी जो परिणाम हैं उसके बारे में जो भी करना है, तो उसके लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार थी। दूसरी चीज एक और है, देश की अगर आर्थिक व्यवस्था की संरचना को संजोना है जी, तो उसकी मार्केटिंग, जैसा कि अवधेश जी ने कहा, बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। या तो उस परिस्थिति में उस रास्ते को चुनना पड़ेगा, अगर नहीं चुनना है तो फिर इसमें जो 49% वाली 26% तो पहले ऑलरेडी था जी, और 49% के रेशियो पर भी अगर देखें तो वो जो क्लियर है कि क्या क्या चीजें, इसे 40 से 60 हजार करोड़ का मुनाफा होगा, रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार ही नहीं, एक नए आयाम का इसमें वृद्धि होगी। देश के चौमुखी विकास की धारा तभी बनेगी जब हम इसके रेशियो को बढ़ाएंगे, और उसका रेशियो न बढ़ाने से पहले से ऑलरेडी जो है आप देखिएगा कि इस जो 23 निजी कंपनियों और 7 कंपनियां तो पहले से घाटे में चल रही हैं। तो इस घाटे की व्यवस्था को बनाने के लिए, और दूसरी चीज एक और भी है कि यूपीए का ये एलाइज वही है जो कल तक इनके पार्टनर थे, और उसी में से एनसीपी तो उनका ओपन आपने सुन ही लिया। ये आपत्ति करने का तो एक, क्योंकि कहना है आपत्ति करना है, कोई विजन नहीं है आपत्ति करने का। और विजन क्यों, जबकि जब डिबेट करने को तैयार हैं, डिस्कस करने को तैयार हैं, जो चेंजेस किए हैं 11 उस पर भी आप अपना जो भी है राय दीजिएगा, राय देने के बाद जो फाइनल हो उसके लिए तैयार है। लेकिन आपत्ति करने कांग्रेस का एक मुखौटा बन गया है, और जो एलाइज है उनके पास भी, विचारों के पास कुछ है नहीं, और बिल तो निश्चित पास होगा और ये सेकंड मीटिंग में बैठे डिस्कस करें। लेकिन उसके लिए अवधेश जी कह रहे हैं बिल निश्चित पास होगा। राज्यसभा में 242 में से 122 चाहिए, सपोर्ट समर्थन चाहिए, जो इस वक्त नहीं है। कुल मिलाकर अगर बीजेडी, एआईडीएमके, एनसीपी को भी देखें तो 88 से ऊपर नहीं जाता है राज्यसभा में स्थिति। तो इस तरह में, ऐसे में जो बात बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सरकार के पास कोई विकल्प है? नहीं, विकल्प है ना जी। विकल्प ये है कि जो भी बिल है डिस्कस कर लें, डिबेट कर लें, चेंज कर लें, फाइनलाइज होगा। पार्टी ने कहीं भी इसमें कोई ऐसी राय नहीं दी है। वेंकैया नायडू जी ने ओपन कहा है कि भाई जो चेंजेस हैं, जो 11 जो चेंज किए हैं उसके बारे में आपकी राय क्या है, उसे मानने को तैयार है हम लोग जी। तो फिर क्यों, मतलब कोई औचित्य नहीं बनता है जब आपके बारे में कह दिया कि भाई 11 जो चेंजेस हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए ना, उसको किस रूप में डाला जाए। तो इसलिए बिल तो पास होना ही है, लेकिन क्योंकि एक जनता में आपत्ति दिखाने का नाटक है। बीजेपी भी विरोध कर रही थी यूपीए के सरकार के समय, और कांग्रेस का आज नेताओं ने कहा कि आपको, बीजेपी के नेताओं को उन्होंने याद दिलाया कि आपको याद होगा कि जब आप विरोध में रहते हैं तो आप उस चीज का विरोध करते हैं, जब आप सत्ता में आते हैं तो उसको आप आगे करके ले आते हैं कि ये देखिए इस बिल को तो हमने पहले यूपीए सरकार का था, उसमें कुछ संशोधन करके हम ले आए हैं। तो ये जो विरोध के लिए विरोध होता रहा है दत्ता साहब, ऐसे विरोध में आपको लगता है कि ये रिटेल पर विरोध हुआ है, इस बेसिस पर विरोध हुआ होता तो 26% तो ऑलरेडी जो वाजपेयी जी के पीरियड में हम ही लोगों ने किया था जी।
दत्ता साहब, रिटेल पे विरोध हुआ। आप क्या कह रहे थे दिलीप जी? मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह का जो विरोध भारत में देखने को मिला है, अगर बीजेपी आज सरकार, मोदी की सरकार कह रही है कि देखिए हमने कुछ संशोधन करके वो बिल लाया जो आप लाना चाहते थे, कांग्रेस के लोग आज पूछ रहे हैं बताइए आप क्यों उस समय विरोध कर रहे थे। इस तरह का अगर सियासी विरोध हो, इस विरोध को कैसे देखा जाए? मैं समझता हूं कि ये विरोध जो होता है, मतलब आप अगर सत्ता में है तो आपका रुख और कुछ होता है, विपक्ष में होते हो तो और कुछ रुख होता है। ये विरोध खास करके फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके बहुत ज़्यादा खतरनाक है और देश के हित में नहीं है। मैं मानता हूं कि 2-3 प्रमुख बिंदुओं को छूना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले बात आती है कि जहां एम्प्लॉयमेंट की जहां बात आती है, विदेशी निवेश आने से ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा, ये बाकायदा पुख्ता सबूत के साथ कहा जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेंसिटिविटीज़ की जो बात की जाती है, मैं समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे बहुत हर इंडिविजुअल का पूरा डेटा बैंक जुड़ा हुआ है इस पूरी चीज़ के साथ, तो उस सेंसिटिविटी को एड्रेस करना बहुत आवश्यक होता है कि ऐसा ना हो कि कल को किसी इंडिविजुअल का डेटा बैंक विदेशी कंपनीज के सामने सार्वजनिक हो जाए या फिर देश से बाहर चला जाए। इसके लिए जो प्रावधान होना चाहिए वो, और जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट मेजर्स होना चाहिए, उसको अपनाना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि जहाँ 49% मैनेजमेंट की जहाँ बात आती है कि 49% अगर निवेश होता है तो मैनेजमेंट विदेशी कंपनीज के हाथ में चला जाएगा, ये बेबुनियाद आरोप है। इस पे कोई तार्किक आधार नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता है और टेक्निकली भी ये पॉसिबल नहीं है, लीगली पॉसिबल नहीं है। किसी भी कोर्ट पे अगर कोई भी PIL ठोकता है तो तुरंत मामला को एक्सेप्ट किया जाएगा और सारी चीज़ों को खारिज किया जाएगा अगर विदेशी कंपनी अगर टेक ओवर करने की कोशिश अगर करती है। चौथी बात यहाँ पे ये भी है कि जितने सारे हमारे घरेलू जितने सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं, उन लोगों का एक मोनोपोली के चलते काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो गया है और खतरनाक स्थिति आ गया है पूरे देश में। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, इसलिए मजबूरी में उनको बीमा करवाना पड़ता है, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, और उसके लिए चाहे कुछ भी हो और फैसिलिटीज कुछ भी ना दे, वो एक चीज है। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां बात की जा रही है कि वहां पे विकास नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है कि बिल में प्रावधान क्या है। बिल में अगर औपचारिक रूप से अगर मैंडेटरी कर दिया जाए कि विदेशी कंपनी ग्रामीण क्षेत्र में जाना है तो वो अनिवार्य है। नहीं, देखो इसमें कुछ बातें तो दिलीप जी बहुत साफ है जी। पहली बात तो ये है कि देखिए, क्या भारत को उतने ही इंश्योरेंस के, उतने ही पेंशन की जरूरत है जितने अमेरिका यूरोपियन देशों को है? हमारे देश में इंश्योरेंस सबसे बड़ा परिवार रहा है, किसी को इंश्योरेंस की और समाज राज जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आप इतना इंडिविजुअलाइज कर रहे हैं समाज को, शहरों में ला करके नौकरियों के माध्यम से, और इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये शहरीकरण के विस्तार में पेंशन हमारा पारिवारिक व्यवस्था पर टिका हुआ था, इतने की जरूरत ही नहीं थी। भारत जैसे देश में, सुनिए ना, अलग पहलू नहीं, इसको दूसरे रूप में ये बहुत खतरनाक, इसको समझने की जरूरत है कि जितनी आबादी अमेरिका की है उतने हमारे यहाँ 60 वर्ष से ऊपर लोगों की आबादी हो जाएगी। क्या यह संभव है कि पेंशन फंड के द्वारा आप एक एक व्यक्ति को पेंशन दे सके? यह संभव नहीं है। क्या यह संभव है कि भारत के 125 करोड़ लोगों को हम इंश्योरेंस दे सके? यह संभव नहीं है और न उसकी आवश्यकता है। आपको इंश्योरेंस बिल की आवश्यकता नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम तो मानते हैं कि इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं है। यह आपको मैं कह रहा हूं, इंश्योरेंस जो है अभी भारत में कितने लोगों को इंश्योरेंस है? आपको मालूम है कि 14% के आसपास से ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है अभी। मैक्सिमम अगर उनकी कंपनियों की नौकरी और सब मिला दीजिए और टोटल 3,50,000 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनियों का प्रीमियम ही है, जिसमें इंश्योरेंस का नहीं है, जिसमें हर साल 30,000 करोड़ भ्रष्टाचार में जाता है। सवाल इसका है कि जो पैसा LIC के पास आता है उसका इस्तेमाल कैसा है आज, और जब विदेशी आएंगे उसके कंट्रोल में आएंगे तो वो बाहर भी ले जाएंगे जी। नहीं, पैसा कहां है आपके जितना पास? पैसा नहीं, कोई विदेशी कंपनी नहीं है जिसने हिंदुस्तान में बाहर ले जाए हुए पैसे से 3,50,000 करोड़ रुपया मात्र है। ये पता नहीं कहां से ये ला रहे हैं इस समय, इतना ही है इस समय। चलिए, इस समय जो उम्मीद है कि FDI के बढ़ने से 40 से 60,000 करोड़ रुपए आएंगे, निवेश होगा अतिरिक्त, ये सब बकवास है, कुछ नहीं आया और ना आएगा। रोजगार होंगे, नए खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, कंपनियों को विस्तार में मदद मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, स्वास्थ्य, जीवन और बीमा जो है वो सस्ते होंगे। ये है वो जो इनके पक्ष में है। दूसरे नहीं, सस्ते तो नहीं होंगे। दूसरे कहते हैं विदेशी पूंजी निवेश से सरकारी बीमा कंपनियों को नुकसान होगा,
सरकार की जो पहल है स्वदेशी बीमा जो कंपनी है वो कमज़ोर होंगी, जो निवेशक हैं छोटे उनके जो हितों से गंभीर समझौता होगा, निजी कंपनियां अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पैसा लगा सकती है, ये बात कह रहे। तो दोनों के पक्ष और विपक्ष है। फिलहाल इस पे जैसा कि वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पे आप डिस्कस करिए, डिबेट करिए और फिर डिसाइड करिए। तो उम्मीद यही स्टैंडिंग कमेटी को भेज दें, कौन वही कर दे कि डिस्कस। 2004 से बिल है, सब दिन स्टैंडिंग कमेटी में जाना कोई समाधान नहीं है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद स्टैंडिंग कमेटी में जाना कोई समाधान नहीं। एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा 2 दिन के बाद भारत और नेपाल के संबंध कितने बेहतर होंगे। 2 दिन में भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा नेपाल में लगभग जिसे कहते हैं, उन्होंने कहा मोदीमय नजर आ रहा था। तमाम अखबार, तमाम टीवी चैनल्स और यहाँ तक कि संसद से लेकर सड़क तक नेपाल में मोदी ही मोदी थे। कोई भी दल हो, किसी भी दल के राजनेता हो, किसी भी दल के विचार रखने वाले नेता हो, कार्यकर्ता हो, तमाम लोगों ने मोदी के 2 दिन के दौरे का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उन्होंने कहा कि इससे बेहतर शायद अब तक किसी भी शायद प्रधानमंत्री का दौरा नेपाल का ना रहा हो। लेकिन हमारे साथ अवधेश जी हैं, अवधेश जी, दत्ता साहब, रमेश जी, सुनीत साहब हैं। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं, इस दौरे का आकलन कैसे किया जाए। देखिए, यह तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी भी स्वीकार करेंगे कि उन्होंने नेपाल की संविधान सभा और संसद में अविस्मरणीय भाषण दिया है। मोदी के कट्टर समर्थकों को भी इतने उम्दा और प्रभावी भाषण की उम्मीद नहीं थी, जिसमें एक साथ भावनाओं का निश्चल उद्रेक भी हो, झलके ठोस व ऐतिहासिक प्रस्ताव भी हो, जिसमें इतिहास और वर्तमान का ऐसा पुट हो जो दिलों को छुए और विरोधियों को भी अपना लेने की क्षमता रखे, जिसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक अविच्छिन्नता का प्रतिबिंब हो और हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर विकास का प्रतिमान कायम करने का आह्वान और प्रेरणा भी हो। तो ये जो नेपाल के संविधान, अब जिसमें नेपाल को संविधान बनाकर पूरे विश्व के लिए शांति और विकास, अशांति और अहिंसा के सहारे लोकतांत्रिक रास्ते से राजनीतिक और राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने का जो उद्वेलन का भाव उन्होंने दिया है, वो अपने आप में अनूठा था और वो ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहीं सभासद कहने लगे कि हम प्रण लेते हैं कि हम संविधान बना करके रहेंगे। तो मेरा मानना है कि नेपाल ने इसके पूर्व किसी भारतीय प्रधानमंत्री को तो छोड़िए, किसी को भी ऐसा भाषण, किसी का भी ऐसा भाषण नहीं सुना होगा जिसके अंदर अपनत्व के साथ ऐसा आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव नेपालियों के अंदर पैदा कर सके और उनके विकास के लिए भी वो जो 12 सूत्र दिया है वो सूत्र दे सके। देखिए, 3 स्थितियां भारत के लिए प्रधानमंत्री या भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण नेपाल में थे वो समझने की जरूरत है। सबसे पहली आवश्यकता यह थी कि नेपाल अपने संविधान का निर्माण करके और शांतिपूर्ण रास्ते से अपना लोकतांत्रिकरण करे। अगर नहीं होता है तो फिर से वहां हिंसा और माओवादी सिर उठा सकते हैं। और जो वर्तमान सरकार है उसके बारे में माना जाता है कि यह भारत समर्थित सरकार है। अगर वो संविधान नहीं बनाती है तो इसका पूरा जो है दोष भारत के सिर जाएगा और एक भारत विरोधी वातावरण वहां बनेगा। इसीलिए मोदी ने अपने पूरे भाषण में, आरंभ में दिल को छूने वाले जो छोड़ दीजिए, तो अपने भाषण का 60% हिस्सा संविधान की व्याख्या करने पर, संविधान की महत्ता बताने पर और संविधान की उपयोगिता और प्रेरित करने पर था कि आप अपना संविधान बना लीजिए। क्योंकि पिछली बार संविधान सभा का आप जानते हैं कि 4-4 बार कार का विकास हुआ लेकिन वो बना नहीं पाए थे। इस बार भी आप समझिए कि नवंबर में इनकी सरकार आई है लेकिन अभी तक संविधान सभा की केवल 4 या 5 बैठक हुई है। तो पहली तो वो जरूरत थी। दूसरी जरूरत यह है कि जो विश्वास के में खाई पैदा हो गई है नेपाल में, जो एक भारत विरोधी भावना कायम हुआ है कि वहां लोकप्रियता पाने का सबसे सस्ता उपाय है कि भारत के खिलाफ बोलो। तो ये विश्वास को कैसे फिर से वो जो खाई बन गई है उसको पाटा जाए
और उसको विश्वास और अपनत्व में बदला जाए। ये बहुत बड़ी चीज थी। अगर ये हो जाता है तभी तीसरी जो बात है ऊर्जा परियोजनाओं का, और चौथी बात है कि उसके साथ विकास को लेके हम आगे बढ़े और चीन का वहां जो विस्तार हो रहा है वो बिना विरोध किए हुए रुके। तो आप देखेंगे कि मोदी ने अपने भाषण में, विकास के प्रस्तावों में, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से बात हुई है, जो समझौते के प्रारूप बने हैं, उन सब को पहली बार लक्षित किया है। और यह असाधारण स्थिति है दिलीप जी कि वहां के अखबार और वहां की मीडिया जो हमेशा भारत विरोधी राग अलापती है, नरेंद्र मोदी को एक ऐतिहासिक नेता करार दे रही है, इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दे रहा है और कह रहा है कि 1950 के बाद से लेकर के और आज तक कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में आया है जिसने विश्वास जगाया है कि वाकई भारत नेपाल का विकास चाहता है और उसमें साथ देने को तैयार है। यह स्थिति पहले नेपाल में नहीं थी। दत्ता साहब जी, दो तीन प्रमुख चीज़ है इस पे। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जितने सारे विदेश के दौरे किए हैं सब अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। शुरुआत पे ओथ टेकिंग पे जब सार्क के सारे लोग आए वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था। उसके बाद भूटान यात्रा भी नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा रहा है। ब्राज़ील में जो ब्रिक्स की सम्मेलन हुई है वो भी अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है, ऐतिहासिक है। इसके साथ साथ जो अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब हाल ही में जो दिल्ली से खाली हाथ वापस लौट के गए हैं और जिस तरह से भारत ने एकदम क्लियर शब्द में कहा है कि WTO पे सब्सिडी और आपके फार्मिंग के इश्यूज को लेके किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है। और अब जो नेपाल पे जो प्रधानमंत्री जी गए हैं और वहाँ पे जो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट है हिंदुस्तान के विदेश नीति में। मैं समझता हूं कि राजा महेंद्र जब आए थे भारत में एक प्रस्ताव लेके पंडित नेहरू के दौरान, और उस समय जो एक बहुत ही करीब संबंध के बारे में उन्होंने कहा था राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, और उसको जिस तरह से पंडित नेहरू जी ने ठुकराया था, वहीं से नेपाल धीरे धीरे करके भारत के हाथ से निकल गया था। वो जो एक ऐतिहासिक ब्लंडर था उसको सही दिशा में सही तरह से मलम लगाने की जो एक प्रयास हुआ है, जो अपने आप में कामयाब लग रहा है कि वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहूंगा कि मैं समझता हूँ कि जैसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसी तरह से ऐतिहासिक खलबली अगर मचा है तो चीन के अंदर मचा है इस पूरे चीज को लेके, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी बेशक इस पूरे चीज को लेके खलबली मची है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने जिस हिसाब से नेपाल को अपना एक सॉफ्ट लॉन्चिंग पैड के हिसाब से भारत के विरोध में हमेशा कोशिश किया है और काफी हद तक कामयाब रहा है पिछले 10 साल के कुशासन के चलते, वो चीज को कहीं ना कहीं पे मिटाने की जो एक प्रयास है और एक जो नया रूपरेखा है, नया मापदंड है, उसको कैसे किस हिसाब से किया जाए, और भारत और नेपाल का जो एक विशाल सांस्कृतिक संबंध रहा है उसको दोबारा पुनर्जीवित कैसे किया जाए, उसकी दिशा में एक सही कदम है। चोपड़ा साहब जी, इसमें तीन चीजें तो स्पष्ट हैं। एक कि बहुत देर से जरूरत थी कि हिंदुस्तान का हस्तक्षेप जो नेपाली राजनीति में है वो एक नेगेटिव पक्ष में लगातार था, उससे हटना बेहद जरूरी था। और वो पॉजिटिव क्या है नरेंद्र मोदी ने? वो कहा है पॉजिटिव। वहां पे जो रिस्पॉन्स था, 2 दिन में जो रिस्पॉन्स ये है कि एक निराश स्थिति में, जहां इतने साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा गया, एक निराश स्थिति में कोई भी जो कोयल बोलती है तो उसके साथ, कोई भी कोयल बोलती है तो उसके साथ बारिश दिखती है, लेकिन कोयल बोलने से बारिश नहीं होती। आप अपने देश को कंगाल कर रहे हो और दिल को ये बेशर्मी है। और चीन में जिस तरह की खलबली मची है उसके बारे में जो भाजपा के धूड़ विरोधी हो सकते हैं, जो लोगों की ये बात खाली है कि दूसरों को पैसा दे रहे हैं, उसी से पता लग जाएगा क्या होगा। भरोसे का भरोसा मजबूत होगा, कोई भरोसा मजबूत नहीं होता। मैं आपके पास आता हूँ अवधेश जी। चोपड़ा साहब, मुझे तो बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत ही जिस
पार्टी और जिसके सोच पर आप आज आपकी सोच देख करके हिंदुस्तान को कंगाल कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी मानसिकता बहुत ओछी और घिनौनी है। 17 वर्ष तक नेपाल और इस देश के बीच में जो गैप हो गया था, और जो सामरिक सोच है जिसके बारे में 67 साल के राजपाट में कभी सोचा नहीं गया कि सामरिक व्यवस्था होती क्या है। विदेश नीति, जहां आतंकवाद हिंदुस्तान का पहला प्रथम चरण को हर जवान से सुनते हैं, आतंकवाद के बारे में किसी के पास फॉर्मूला नहीं था कि चाइना और पाकिस्तान किस तरह से सिर उठा करके उस सीमाओं को आए दिन तंग करता है, और उसके पीछे हमारे शहीद तो होते ही होते हैं, लेकिन शहीद होने वाले लालों के साथ साथ कितना आर्थिक विषमता फैलती है, इस तरफ हिंदुस्तान के किसी भी सियासत में सोचा नहीं गया। ये पहला व्यक्तित्व है। मोदी वर्सेज आदर्श था, लेकिन आज पारी पारी से खेल करके आज मोदी में हो गया। देखिए, पहली चीज तो ये कि मोदी जी ने सामाजिक सोच को भाईचारे में कन्वर्ट करके एक भावनात्मक जीत पैदा कर दिया। वहां का एक नौनिहाल 10 वर्षीय बच्चे को शिक्षा दे करके, और नेपाल का जो बच्चा है उसको लोग नौकरशाह के रूप में लगाते हैं, लेकिन मोदी जी ने उसे अपना शिक्षा दे करके और एक नेपाल का एक प्रतीक पैदा कर दिया, एक भाईचारे का रूप। दूसरी चीज, एक और बात बता दूं कि चाइना का जो आतंक था, हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी भी शासन में सोच पैदा नहीं हुई कि इस चाइना के पाकिस्तान के आतंक को जहां एक भाईचारे के रूप में नेपाल में, भूटान में घुस करके ये हमारी सीमा में ये मुद्रास्फीति का स्वरूप बिगाड़ते हैं, मुद्रा के चलन में एक नई बीमारी पैदा करते हैं, और अव्यवस्था हिंदुस्तान में फैले, वो सारे संक्रमण पैदा करते हैं। इस व्यवस्था को जो है जान लीजिएगा, ये 10,000 जो वहां के जो रुपयों में जो कन्वर्ट करके दिया है, उसकी एवज में आपकी, इसका मतलब आपने जानकारी नहीं किया है। उसमें कहा है कि हम कर्ज के रूप में जो कर दे रहे हैं, हम ऊर्जा के, बिजली को आपके उससे लेंगे, हम भी कोई इस टाइप से कोई वो नहीं कर रहे हैं। वो ऊर्जा लेने के लिए भारत प्रकाशमय हो, अंधेरा मिटे, उसके लिए किया है। कुछ उसके निगेटिव देखिए, चीन वहां लहासा से काठमांडू और काठमांडू से लुम्बिनी तक रेल लाइन ला रहा है। भारत ने वहां अपने से कोई हाईवे, चीन को वहां कई सड़क निर्माण करने हैं, जिसमें 3 सड़क को निर्माण कर चुका है। उसके 18 कमांडो 2 साल से काठमांडू में विकास की शिक्षा के लिए बैठे हैं। चीन ने यह भी किया है जो पहले सोवियत संघ करती थी, कि नेताओं के परिवार के बच्चों को वर्कशॉप के नाम पर वो चीन ले जाता है कि विकास का पाठ पढ़ाने, बजाप्ता वजीफा भी देता है। तो चीन के वहां पाओ, और लुम्बिनी में मैंडारिन विकास संस्थान क्या क्या करके सारा हुआ है। तो ये पिछले 10 सालों के कारण वहां चीन स्थापित हुआ है, और पहली बार पिछले साल के बजट में चीन ने वित्त पोषण किया है। भारत से यद्यपि कम पैसा है, लेकिन है। भारत को वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। पहला तो जो इन्होंने कहा है, हालाकू हाईवे जो है वो पूरा 1725 किलोमीटर पहले से है, 84 मीटर, उसको कुछ नहीं करना है, आप केवल उसको बना दें तो पूरे तराई में, नेपाल के आधा से ज्यादा आबादी तराई में रहती है, मधेसी है, जिनका भारत से लगाव है, तो वो भारत को खुद करना पड़ेगा, नेपाल के बेईमानों के हाथे नहीं छोड़ना है। दूसरी बात कि हमारे बेईमान सिर्फ नेपाल में नहीं है, नहीं यहाँ के बेईमानों से भी बचना पड़ेगा। हमारे दूतावास है, जो हमारा दूतावास, उसकी मिनी दरबार की एक सामंती छवि है। बिल्कुल, अभी वहां से राजशाही हट गया, लेकिन लोग मानते हैं कि आधी राजशाही है, वहां नेता जाकर के कालीन में बैठते हैं। तो तभी होगा जब वहां के दूतावास में किसी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के व्यक्ति को लाओ जो नेपाल को समझता है, और नहीं तो यहां से जो पैसे जाते हैं वजीफा का, इन्होंने कहा कि हम दुगना कर देंगे, वजीफा में घूस लेके देते हैं सब। स्कूलों में करोड़ों रुपए आपको खर्च होते हैं, लेकिन वहां का दूतावास इतना भ्रष्ट है कि पहले कमीशन ले लेता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को देता है डेवलपमेंट को, वो टेंडर देता है, और वो जाते जाते आपके बने हुए स्कूल वहां मजाक होते हैं, 2 साल में उसका छत गिरने लगता है। तो अगर मोदी जी को यह काम करना है तो वहां बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, जिसमें कि सड़क का निर्माण, जिसमें कि रेलवे का निर्माण। अब आप रक्सौल से बीरगंज रेलवे देके नहीं कर सकते हैं, आपको पैरेलल करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की सड़कें आपकी सीमा के 50 किलोमीटर तक आ चुकी हैं वहां से, ये समझने की जरूरत है। तो वहां काम, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सही दिशा में गए हैं, लेकिन अगर वो जनकपुर और लुम्बिनी जाते तो बहुत अच्छा प्रभाव होता। नहीं गए, उससे निराशा थी, लेकिन उन्होंने घोषणा कर दिया है कि सार्क सम्मेलन में जब मैं आऊंगा तो जनकपुर भी
जाऊंगा। और एक और बात, अगर सरकार के कोई लोग सुन रहे हैं, जो जनकपुर का परिक्रमा क्षेत्र है, जिसको कि ये कम्युनिस्ट लोग नहीं समझ सकते हैं, जिसमें कि देश भर से लोग जाते हैं हर साल, कम से कम 15 से 20 लाख लोग, उसकी कोई सड़क ही नहीं है, उसका आधा से ज्यादा हिस्सा भारत में आया, उतना नेपाल वो भारत बन पाए। अभी आया हूँ, जनकपुर से आया हूँ, वो भारत बन पाए, लेकिन वो डिक्लेयर कर दिया है जाएंगे। मैं एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ जी, वो ये है कि जितना इन्होंने कहा बिल्कुल सही, और आप ये समझ लो कि इतने साल से कोसी परियोजनाएं चल रही हैं और आज भी हम इतना कम काम किए हैं। नहीं तो विरोध करते हैं, कहने से ये काम नहीं होते हैं। मोदी जी बहुत कुछ कह तो सकते हैं, अब एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, ऐसा है पहली बार आप कहने वाला टॉपिक खत्म हो गया है, अब करने वाला टॉपिक है, एग्जीक्यूशन होगा, दिखाई देगा आपको। नहीं, चोपड़ा जी के जानकारी वाला टॉपिक खत्म हो गया है। अभी तक हमारी जो योजना है, खासकर जो वो महाकाली परियोजना है 1997 में साइन हुई, माओवादियों के विरोध से काम नहीं हुआ है। नहीं, मोदी ने कहा कि हम तभी साइन करेंगे दोबारा जब दो बातों की, एक तो सुरक्षा की गारंटी हो और समय सीमा के अंदर काम हो, नहीं तो समझौता हो जाता। इसका मतलब वो होगा ही नहीं। चलिए, इसका मतलब होगा ही नहीं, 100% होगा। दत्ता साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे, पहले वो कहें, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, सवाल पूछ लीजिएगा, फिर मैं। आप ये देखिए कि दोनों देशों के बीच सिर्फ 3 करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक, भारत ने आयोडीन युक्त नमक खरीद और वितरण के लिए नेपाल को 6.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। इस नमक को नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा। दूसरा, महाकाली नदी पर 5600 मेगावाट की पंचवेश्वर बहुउद्देशीय योजना जो है उसको लेके समझौते हुए। और नहीं तीसरा, नहीं वो गलत है, उस पर नहीं हुआ दोनों ना वो जो दिया है अखबार में, वो गलती से और जो तीसरा समझौता बता रहे हैं उसमें कि दूरदर्शन और नेपाल टेलीविजन के बीच में आपसी समझौते होंगे। इसमें से कोई महत्वपूर्ण ऐसी चीज आपको दिख रहा है जो इस यात्रा को, अगर हम कहें कि चलिए आपने एक अच्छा भाव पैदा किया, आपने एक अच्छा संबंध, एक अच्छा संपर्क, एक दिल जीता तमाम चीज के, लेकिन अगर इसको आगे देखते हुए नजर डालें तो उसको कैसे हम उसको कंक्लूड कैसे करें इस पूरी दिलीप जी? मैं समझता हूं कि इस पे काफी पहलू हैं और अलग अलग एंगल हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेटेजिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से देखना होगा। नेपाल जो भारत के हाथ से लगभग निकल गया था और चीन ने एक तरह से इनडायरेक्टली कब्जा जमा लिया था, वो जो चुनौती है, उस चुनौती को बहुत बड़ा एक मुंह तोड़ जवाब मिला है इस यात्रा के माध्यम से। और मैं समझता हूं कि उस पे जो एक पहल बहुत पहले करने की आवश्यकता थी, उसकी शुरुआत हो गई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। तो ये कहीं ना कहीं पे मतलब एक महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा ये है कि 1951 की जो ट्रीटी है इंडो नेपाल संबंध को लेके, जिस पे पुनः विचार के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही क्लियर वे में कहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ साथ आर्थिक पैकेज जो दिया गया है नेपाल को, वो भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से नेपाल को उतना ही मदद पहुंचाना बहुत आवश्यक था, जो सही दिशा में एक कदम है। इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि जहां सड़क निर्माण की जहां बात आती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट की जहां बात आती है, वो भारत के हित में है, क्योंकि वो अगर होता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वहां पे भी होगा और उसके साथ साथ भारत के साथ जो ऐतिहासिक जो एक कदम, एक जो संबंध है, उस संबंध को मजबूत करने में काफी हद तक कामयाब होगा। इसके साथ साथ रेल योजना के बारे में जो कहा गया है कि भूटान नेपाल को भारत के अंदर के सीमा के माध्यम से जोड़ा जाएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप अगर पिछले 20 साल का चीन का रणनीति आप अगर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज में चीन एक सही तरह से साइमल्टेनियसली काम कर रही है। पहला यह है कि ये माना जाए कि जो अतीत में गलतियां हैं हुई है, उसको सुधारने का काम कम से कम। और आपने जो दूरदर्शन के बारे में जो आपने कहा है कि नेपाल के टेलीविजन चैनल और दूरदर्शन का जो एक आदान प्रदान की जो बात की गई है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 10 साल में चीन की जो रेडियो है और चीन का जो फॉरेन जो भाव पैदा करता था, फॉरेन का जो चीन का जो फॉरेन ओवरसीज सर्विस है, उसने मतलब अगले 6 महीने में आपको इसके परिणाम बहुत साफ याद रखने की है। अगले 6 महीने में स्पष्ट परिणाम आपको इसके दिखाई देंगे।
No, your problem is like your problem is आपकी प्रॉब्लम ये है कि एक कहावत है कि पहले ये हाईवे और अविदेश जी पहले ये कहा जाता था कि when Russia sneezes there is influenza here in India among the Communist Party। आज तो उल्टा हो गया कि बीजिंग में अगर सर्दी जुकाम हो तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की हार्ट अटैक होती है। तो नेचुरल है कि अमेरिका से आप लोग भेज रहे हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।